बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? सबसे पहले मैं अपना शॉर्ट इंट्रो दे दूँ। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ़ है और 2017 से मैं पब्लिक सेक्टर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और आजकल मेरी पोस्टिंग इस्लामाबाद में है। तो सीएसएस को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखेंगे, वो ये कि हमारे पास जो कंटेंट है, हमारे पास जो फैक्ट्स है, फिगर है, वो कितना है, ठीक है? क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, अगर हम उसके ऊपर कुछ लिखें और हमारे पास कुछ आर्गुमेंट ऐसे ना हों या हमारे पास कुछ फैक्ट्स ऐसे ना हों, तो हमारा जो थ्योरेटिकल पॉइंट होगा, वो सारा का सारा बेसलेस होगा, ठीक है? तो इसलिए सीएसएस, पीएमएस की तैयारी करने से पहले आपने सबसे पहले जो काम करना है, वो ये करना है कि 2 रजिस्टर आपने रखने हैं अपने पास और वो ऐसे समझें कि वो आपकी डेली की डायरी हो, ठीक है? और उस डायरी में आपने जो की पॉइंट मेंशन करने हैं वो ये जो मेरे पास एक स्लाइड ओपन है, इसमें मेंशन किए गए हैं, ठीक है? और इसी की पॉइंट को आपने लेते हुए ना पूरी 1 साल, ये अभी नेक्स्ट ये इस फरवरी में 2024 के एग्ज़ाम होंगे, तो उसको आपने मद्देनज़र रखना है और कोई भी पेपर हो, लेट्स सपोज़ एसए का हो, प्रेसी का हो और करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, व्हाटएवर ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी हो आपके, ठीक है? तो वो ये जो 2 रजिस्टर होंगे आपके, यही आपके थ्रू आउट चलेंगे, ओके? आपने लेट्स सपोज़ आपका कल पेपर है पब्लिक एड का, ठीक है? तो आपने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सब पढ़ा होगा उसमें से, ठीक है? लेकिन सबसे जो मेन चीज़ होगी आपके पास, वो होगी फैक्ट्स। तो आपके पास जो 2 रजिस्टर होंगे ना, वही आपके एग्ज़ाम के दिनों में ना वही चलने हैं। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। 1 दिन में 2 पेपर होंगे, 2 पेपर में आप कितना पढ़ लेंगे? इसलिए आपको ए, मतलब स्किमिंग करनी पड़ेगी और जो आपके पास मवाद है, जो आपके पास क्वालिटी कंटेंट है, आपने उसी को रिफ्रेश करना होगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अभी अभी से आज से अपने 2 रजिस्टर रख लें अपने पास, ठीक है? 2 रजिस्टर रखें और उनमें 20-20 पेजेस का ना आप पॉइंट ये वाले छोड़ें। जैसे कि सबसे पहले इकॉनमी है, ओके? पहले फर्स्ट पेज से आप इकॉनमी लिखें और नेक्स्ट 20 या 15 से 20 पेजेस आपने इसके छोड़ देने हैं। फिर उससे नेक्स्ट ये आगे सारी पूरी स्लाइड आपने वैसे ही मेंशन करनी है, ठीक है? एक मरतबा दोनों रजिस्टर बन गए, आपने उनको उसको साइड पे रख देना है। और डेली बेसिस पे आपने अपने माइंड में रखना है कि ये जो पॉइंट आपने मेंशन किए हैं उस फैक्ट्स बुक में, आपने फैक्ट बुक अपनी तैयार करनी है, किसी के ऊपर लाई नहीं करना। नो डाउट अगर कोई बना रहा है तो आपने उन्हीं का कंटेंट उठा के आपने अपनी फैक्ट्स बुक में लिखना है, ठीक है? लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि ये जो फैक्ट बुक है, आप इसको डेली डेली बेसिस पे 1 2 3 इतने फैक्ट्स आप लिखें और डेली के लिखें। और आपके पास मवाद इतना ज़्यादा डेली मिलता है, अगर लेट्स सपोज़ एक बंदा कहता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं डॉन न्यूज़ नहीं पढ़ सकता, मैं कुछ भी बाकी चीज़ें नहीं कर सकता, तो उसके लिए मैं एक ही उसको रिकमेंड करूँगा कि वो आँख और कान ये खुला रखे। थ्रू आउट वो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, नाइट तक कुछ भी काम कर रहा है ना, जो भी काम कर रहा है, वो आँखों, कान ये खुले रखे और देखें कि क्या चीज़ मेरे सामने हो रही है। आया कि वो सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको पिक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। लेट्स सपोज़ आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, आप एक-दूसरे के साथ गॉसिपिंग करते हैं, तो उस दौरान भी आपका दोस्त आपको बताता है कि यार लास्ट टाइम शहबाज शरीफ हमारा मिलने गया अज़रबैजान से और उन्होंने रशियन में उन्होंने अपने थॉट्स एक्सचेंज किए हैं, ओके? और अब फिर दूसरा दोस्त कहता है, यार वो सब तो ठीक है, लेकिन वो जो आम वाला सीन उसने किया था ना, वो जब थर्ड टाइम उसने वो जो बना है प्रेसिडेंट, तो वो आम वाला सीन अच्छा नहीं किया उसने ना। देखो ना, आम वो कह रहा है कि जी आम ले लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब एक ऑकवर्ड लगता है। मतलब ये दूसरा आपसे दो बंदा आपसे बात कर रहा है। सिमिलरली फिर दूसरा आपसे एक और कह रहा है कि यार ये जो बजट हुआ है ना, बजट में देखो ना इन्होंने यार 35% तनख्वाह बढ़ा तो दी है, 30% बढ़ा दी है, लेकिन ये चीज़ें यार ठीक नहीं है। मुल्क को खसारा होगा, बजट जो हमारा बैंक बैलेंस है वो कम होगा। और या तो फिर ये हो सकता है कि भाई हमने रशिया से तेल लिया है, ठीक है? इस वजह से आईएमएफ थोड़ा-सा नाराज़ हो गया है, वो ये कह रहा है। मीन्स आजकल हम जहाँ पर भी बैठे हैं, ये सारी गॉसिपिंग चल रही होती है, जहाँ पर भी बैठे हैं। आजकल माशाल्लाह हमारी यूथ जो है ना, वो तरक्की को छोड़ के ना पॉलिटिक्स में आई हुई है, ठीक है? तो इसलिए ना ये चीज़ें आपको आपके माइंड में आपको खुद लोग सिखाते हैं। बस आपने अपने कान
और आँख खुले रखने हैं, और जो-जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले उसको एक बार इंटरनेट पे जाके टैली करने के बाद वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ पे पुट अप कर देनी है, अपनी जो आप न्यूली क्रिएटेड जो आपकी फैक्ट्स बुक है उसमें मेंशन कर देनी है। ओके? और इसके अलावा हाँ, इसके अलावा एक और बात ये है कि आप कोशिश किया करें कि डेली बेसिस पे एक पैराग्राफ लाज़मी लिखा करें, और लिखने की प्रैक्टिस आप अभी से आज से ही स्टार्ट करें। ओके? क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इतना लिखना पड़ता है कि आपकी हाथों की हड्डियाँ वो भी टूटने लग जाती हैं। ठीक है? मतलब आपकी प्रैक्टिस इतनी नहीं होती कि आप एट अ टाइम आप ये काम कर लें। जो ओ लेवल और ए लेवल के जो बच्चे होते हैं वो ऐसे समझते हैं कि हमारे लिए इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे तो हमारे लिए ओके रिपोर्ट है, कोई मसला नहीं होगा। तो ये गलत है, ये आप ऐसा ना समझें। तो इसलिए जो लिखना लाज़मी है आपके लिए, ठीक है? अच्छा, की पॉइंट्स जो हैं, जो फैक्ट बुक में आपने मेंशन करने हो, और यही फैक्ट बुक आपके सीएसएस के जो एसे हैं, उसमें भी काम आनी है और बाकी चीज़ों में भी काम आनी है। अच्छा, लेट्स सपोज़ अगर ये फैक्ट बुक भी आप नहीं लिखते हैं, अगर ये बच्चा कहता है कि सर मैं ये भी नहीं लिखना चाहता, कोई और मेरे पास ऑप्शन है एसे को पास करने का तरीका, लेट्स सपोज़ वो मुझे कहता है कि मुझे एसे को पास करना है, तो क्या है कि मेरे पास कोई और मेथड है मैं एसे को पास कर सकता हूँ? तो मैं उसको कहूँगा जी, आपके पास मेथड है, आपके पास क्वालिटी कंटेंट भी आ जाएगा। तो मैं लेट्स सपोज़ वो मुझे कहता है जी मेरे पास ना मैंने जेंडर स्टडी रखी है, ओके? तो क्या मैं ऐसे मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने लेकिन जेंडर स्टडी रखी है, लेकिन मुझे एसे का स्ट्रक्चर पता है। आर्गुमेंटेटिव एसे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट एसे क्या है, डिस्क्रिप्टिव मुझे सब पता है। लेकिन मेरे पास क्वालिटी कंटेंट नहीं है, और मेरे पास चीज़ें नहीं है, लेकिन मैंने जेंडर स्टडी रखी है। मैं उससे पूछता हूँ भई क्या रखा है? वो कह रहा है मैंने जेंडर स्टडी रखी है। दैट्स ओके। आप खुद देखेंगे कि वो बच्चा जितनी जेंडर स्टडी में फैक्ट्स है, फिगर इकट्ठे कर रहा है ना, वही सेम टू सेम वो इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने एसे के पेपर में। आप पिछले 5 साल एसे के पेपर उठा लें, उनमें जेंडर स्टडी का, फेमिनिज़्म, जेंडर स्टडी, इक्वालिटी, इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसे आया हुआ है। ठीक है? इसी तरीके से अगर आप एक बच्चा आईआर रखा हुआ है एक बच्चे ने, ठीक है? तो पोलराइज़ेशन पे ऊपर भी ऐसे आया हुआ है, मतलब ग्लोबलाइज़ेशन इसी के ऊपर भी ऐसे आया हुआ है। ठीक है? मतलब कहने का ये है कि आप अगर कान और आँख खुले रखेंगे, आपको हर चीज़ प्लेट पे पड़ी हुई मिलेगी। आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन डिपेंड अपॉन यू। आपने अपने आँख कान खुले रखने हैं, सब कुछ चीज़ें होंगी। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि स्ट्रीमलाइन तरीके से चलें, एक थोड़ा-सा लेआउट बनाएँ अपनी लाइफ़ का, शेड्यूल बनाएँ अच्छा-सा। नो डाउट सब बच्चे जो जॉब करते हैं, कुछ ना कुछ है, हैंड टू माउथ चल रहा है। तो लेकिन मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल आप अपना अपना एक लेआउट बनाएँ, एक स्ट्रक्चर बनाएँ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और एक माइंडसेट क्लियर कर लें। और दूसरी बात ये कि अगर बच्चा कोई कह रहा है कि मैंने यार पीएमएस या सीएसएस नहीं करना, मैंने वन डे एग्ज़ाम देने हैं, तो उसके लिए भी ये जो फैक्ट बुक होगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि यही फैक्ट बुक वो आगे जाके वन डे एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, उनमें वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि इनमें वो उनकी उसके पास सारे के सारे ऐसे एमसीक्यूज़ ही जमा होते हैं। ओके? अच्छा, पहला पॉइंट है इकॉनमी। अभी मैंने पहले बताया कि पेज पे आपने इकॉनमी लिखना है, और 2-2 पेज छोड़ के ना जैसे कि मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? जैसे कि आईएमएफ होगी, और इसके अलावा और भी होगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये 3-4 और होगी, ठीक है? उसके ऊपर आपने ना आपने फैक्ट्स उठाने हैं, और फैक्ट्स उठाने कहाँ से हैं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कोशिश करें कि मॉर्निंग में उठकर आप उर्दू अखबार पढ़ लिया करें। माना कि भाई ज़ीरो पे आप ज़ीरो से इनिशिएट लेना चाह रहे हो। आप उर्दू अखबार पढ़ें, उर्दू में आप ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है? लेकिन अगर बच्चा कह रहा है कि नहीं मैं सर इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ, मैं मतलब डॉन न्यूज़ पढ़ पढ़ सकता हूँ। आजकल जितने भी टीचर हैं वो सारे के सारे कहते हैं कि डॉन न्यूज़ पढ़ें। मैं कहूँगा कि भई आप अखबार ना पढ़ें, बिल्कुल भी ना पढ़ें। आप कहते हैं ना कि मैंने मैंने फैक्ट्स उठाने हैं और मैं न्यूज़ नहीं पढ़ना चाहता, तो मैं कहूँगा कोई इश्यू नहीं है, आप ना पढ़ें। आप बस एक काम कर लें, डेली रात को 9 बजे की जो खबरें होती हैं पीटीवी पे, ओके? जिसको खबरनामा में भी कहते हैं, और आजकल मॉर्निंग शो भी एक आ रहा है, 1 घंटे का होता है ऑलमोस्ट, और मॉर्निंग शो आई थिंक 6 बजे लगता है, ठीक है? सुबह पाकिस्तान उसको कहते हैं, वो देख ले, ठीक है? वो देखे, और कोशिश करे कि 3 टाइम खबरें लाज़मी सुन ले। 3 टाइम कौन-कौन सी? शाम 6 बजे, मॉर्निंग 6 बजे, और 3 बजे वाली, 3 पीएम वाली, और 9 बजे वाली।
मतलब ये 3-4 बस ये खबरें सिर्फ़ सुन लिया करें, उसके लिए इनफ होगा, उसको अखबार पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको कोई चीज़ किसी चीज़ की भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो फैक्ट्स वहाँ से प्रेडिक्ट कर सकता है, बस ईज़िली। लेकिन अगर कोई बच्चा कह रहा है कि यार मेरे नहीं मैं अखबार भी पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं उसको यही कहूँगा कि अखबार को किसी भी लेट्स सपोज़ एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। आजकल जो हमारी मलिया लोधी है वो बड़ा अच्छा-अच्छा मतलब कंटेंट लिखती हैं, ठीक है? लेकिन उसका लेंथी होता है थोड़ा-सा ज़्यादा। अब बच्चा फेड अप हो जाता है कि यार मैं उसमें से क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो आपने कोशिश किया करें, अगर आपके पास से मतलब ज़्यादा एक बड़ा पेज आ गया है, ओके? आपके पास बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब लेट्स मीन एक टॉपिक आया है, लेंथी है और आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है। आप फिर क्या किया करें, आप जो फर्स्ट पैरा होता है उसको पढ़ लिया करें, और जो एंड वाला पैरा होता है उसको पढ़ लिया करें, क्योंकि फर्स्ट पैरे पे वो इंट्रो बता देता है और इंट्रो में वो सारी चीज़ें बता देता है, ठीक है? और एंड वाला जो पैरा होता है उसमें वो सारी की सारी वो कंक्लूजन बता देता है कि भाई ये जो पॉइंट इसने बोला है, ये जो टॉपिक ये जो बता रही हैं, ये किसके बारे में है, वो सारा का सारा एंड पे बता देता है। मीन्स आपका वो बड़ा जो टॉपिक होता है वो सारा का सारा क्लियर हो जाता है, आपको मतलब थ्रू आउट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। ओके। और इसके अलावा इंस्ट्रक्शन आपके लिए यही है कि आँख और कान खुले रखने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा आपके लिए बस मेन चीज़ वो कोई भी नहीं है, की पॉइंट आँख, कान खुले रखने हैं और सिलेबस को अपने माइंड में रखना है। ये जो की पॉइंट्स हैं इनको, और जो सिलेबस जो सीएसएस और पीएमएस का है उसको अपने माइंड में रखना है। ओके। फिर ट्रेड ट्रेड आपने देखनी है कि किस किस ममालिक में हो रही है, क्या क्या ट्रेड हो रही है, क्या क्या ट्रेड नहीं हो रही, वो सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर आपने इसमें मेंशन करने हैं, और वो सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर आपके ऑलमोस्ट रेस्ट ऑफ द जितने भी आपके एग्ज़ाम मींस सब्जेक्ट हैं उसमें ये इम्प्लीमेंट हो सकती है। ओके। लोन हो गया, लोन इसमें इसमें ये भी चीज़ें देखनी है आपने, प्रोविंशियल लेवल पे लोन क्या क्या ले सकते हैं प्रोविंस, फेडरल पे क्या क्या लोन मिल सकता है फेडरल को, और हम बाहर से जो लोन लेते हैं वो किस किस बुनियाद पे लोन लेते हैं। जैसे कि रिसेंटली आईएमएफ के साथ हमारा जो डायलॉग चल रहा है वो वाला भी अपने माइंड में रखना है, और उनकी जो हल्के फुल्के जो फैक्ट्स हैं ना वो इसमें मेंशन करने हैं, ठीक है? और एमओयू जो जितने भी साइन हुए हैं हमारे इकॉनमी के ऊपर, जैसे कि हमारे चाइना के साथ हुए हैं और रशिया के साथ हुए हैं, अभी जो ऑयल हमने परचेज़ किया है रशिया से, ये सारी चीज़ें आपने ना इकॉनमी की फैक्ट्स, इकॉनमी की जो फील्ड होगी ना उसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बताना है कि गवर्नमेंट लेट्स सपोज फर्ज है फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है? फूड इनसिक्योरिटी में डिफरेंट किस्म के पॉइंट्स आ जाते हैं कि भाई क्या लॉस कर रहे हैं हम, क्या गेन कर रहे हैं, क्या पॉलिसी है हमारी फूड के ऊपर, ये सारी चीज़ें। फूड क्राइसिस है, फूड क्राइसिस भी इसी ज़िम्मे में आ जाता है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है कि कौन कौन सी हम खाद इंपोर्ट कर रहे हैं और आया कि वो इफ़ेक्टिव है कि हमारे किसानों के लिए, या नहीं इफ़ेक्टिव है हमारी खाद के लिए, मीन्स हमारी जो फसलें हैं उनके लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं इफ़ेक्टिव। इसके लिए आजकल तो बहुत सारा मवाद हमारे पास आ जाता है, तो इसको भी ज़रा माइंड में रखना है। उसके बाद है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि हमारे पास जो कौन कौन से गवर्नमेंट प्रोसीजर एसओपीज़ हैं जिसके तहत वो काम कर रही है कि एग्रीकल्चर को प्रमोट कैसे कर रही है। अभी सुनने में आया कि ये जो बजट बोला है उसमें भी एग्रीकल्चर वालों को कुछ ना कुछ ये बेनिफिट दिया गया है, और भी बहुत सी चीज़ें। और इसके अलावा एजुकेशन, अभी एजुकेशन के ऊपर फैक्ट्स बहुत से मिलते हैं आपको, जिसमें पहला है ऑनलाइन एजुकेशन। अभी बताना है कि पूछ सकता है, ऐसे में आ जाएगा ऑनलाइन एजुकेशन इज़ बेटर और नॉट। लेट्स सपोज अगर ये आ जाता है बेटर और नॉट, ठीक है? अब ये डिस्क्रिप्टिव है, आर्गुमेंटेटिव है, क्या चीज़ें ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और इसके अलावा है इफ़ेक्ट ऑफ कोविड-19। अभी लेट्स सपोज वो पूछ ले आपसे कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कोविड-19, तो क्या लिखेंगे आप? लेट्स सपोज नहीं, एग्जामिनर नहीं पूछेगा, लेकिन एक क्वेश्चन है, वो पूछ ले भाई व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कोविड-19, ठीक है? माइंड में है कुछ कुछ फैक्ट्स है, जैसे कि कोविड-19 की वजह से हमारी जो डिजिटल हमारी जो करेंसी है वो बढ़ी है, मींस हमारी जो ऑनलाइन जो अर्निंग है वो बढ़ी है, हमारे डॉलर हमारे पास ज़्यादा है, ऑनलाइन जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा प्रमोट हुई है। उसके अलावा सिंगल नेशनल करिकुलम, आपको पता है सिंध के साथ सिंध का और चल रहा है, पंजाब का और है, बलूचिस्तान का और है, केपीके का और है, सबका और है। लेकिन अगर हम इनको सिंगल नेशनल करिकुलम में कन्वर्ट करें तो क्या ये बेनिफिट होगा या नहीं होगा? एक बंदा कहता है बेनिफिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कल्चरल और उसकी जो बिलोंगिंगनेस है उसको अफेक्ट होता है। जैसे कि सिंध का कल्चर और है, पंजाब का कल्चर और है, केपीके का कल्चर और है। तो अगर हम इसको सिंगल में कन्वर्ट करते हैं तो
होप सो जो कल्चर है उसका वो ओवरराइड होना शुरू हो जाए। वैसे तो आजकल तो वेस्टर्न कल्चर हमारे मुल्क में बड़ा उसने बड़ी एक जगह बनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने कल्चर को मोस्टली सिंध वाले अपने कल्चर को थोड़ा-सा प्रमोट करते हैं। इनिशिएटिव कौन-कौन से हैं? नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। एजुकेशन के नेशनल लेवल पर इनिशिएटिव कौन-कौन से हैं? जैसे कि पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर जो बजट है वो कितना आता है? और हमारी जो यूथ है उसके लिए एचईसी क्या कर रहा है? जो हेल्थ केयर सिस्टम हेल्थ केयर का सिस्टम क्या-क्या है हमारा? उसके अलावा चैलेंजेस क्या है? हमें प्रॉब्लम्स क्या है? इश्यूज़ क्या है? मिसलेनियस डिसीज़ेज़ जैसे कि कोविड-19 हो गया। ये तो ऑलमोस्ट सबके लिए है। लेकिन अगर हम जेंडर बेस पे करें तो ब्रेस्ट कैंसर, ओके। उसके अलावा एनवायरनमेंट के ऊपर फैक्ट्स कौन-कौन से आ सकते हैं? क्लाइमेट चेंज, कोप 26, 27 याद है कुछ? कोप 25 पाकिस्तान का इनिशिएटिव, हमारे सिटिंग जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनका इनिशिएटिव, ओके। ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन करनी है आपने ना ये अपने फैक्ट्स बुक्स में। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग जिसने रोल प्ले किया है इसको ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करने के लिए, ठीक है। और कौन सी कंट्री है जो इम्पैक्ट मोर इम्पैक्ट करती है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, मतलब जिसकी कंट्रीब्यूशन जो ज़्यादा जिसकी वजह से वो प्रमोट होती है। और उसके अलावा वाटर क्राइसिस आ गया। वाटर क्राइसिस हमारे कौन कौन से थे? इसके अलावा अपॉर्चुनिटी, हम पानी जैसे कि सैलाब आ रहा होता है आजकल आपने देखा है, पानी आ गया जी। और आजकल भी आपने देखा होगा कि समुद्र में ये तूफ़ान की बड़ी बातें हो रही हैं। तो वो क्या है? उसको अगर आया है तो उसकी आया कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है? आया कि हमारे पास इतने कोई डैम्स हैं हमारे पास, जो ये जो सैलाब का सिलसिला हर 2-3 साल बाद हमारा जो चलता है, कि हमारे पास कोई ऐसे वैसे कोई डैम्स हैं जो फ्लड वगैरह को हम कवर कर सकें, उसको पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकें, ठीक है। इसके अलावा जुडिशरी, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर कौन-कौन से हैं? अ, हमारे एजुकेशन के ऊपर लॉ क्या है? हमारी क्राइम प्रिवेंशन के ऊपर क्राइम प्रिवेंशन और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर लॉ क्या है? हमारे फैमिली लॉ क्या है? इंडिविजुअल लॉ क्या है? इसमें आपने ना थोड़ी सी हेल्प लेनी है अपनी आइन्स की, ठीक है। फंडामेंटल जो राइट हैं आर्टिकल 8 से लेके 28 तक, ऑलमोस्ट 7 या 8 से लेके 28 तक, ठीक है, वो उसकी हेल्प लेनी है। और यूएन की जो चार्टर है उनमें भी मेंशन किया गया ह्यूमन राइट्स का या लॉज जो है वो क्या क्या हैं। और ये कुछ वियना कन्वेंशन इसमें मेंशन करिएगा, वो वाली उसको भी देखिएगा। ये सारी चीज़ें ना आपने थोड़ी सी देखनी है। उसके अलावा क्राइम सिस्टम फेडरल और प्रोविंशियल और ग्लोबल। जुडिशरी में फेडरल का सिस्टम क्या है, प्रोविंस का सिस्टम क्या है, और ग्लोबल मींस इंटरनेशनल सिस्टम क्या है क्राइम का, ठीक है। ये थोड़ा सा कंट्रास्ट बनाना है आपने। और ये सारा का सारा आपको आपके पास खुद चल के आएगा, बस आपने आँख कान खुले रखने हैं। उसके अलावा इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पाकिस्तान में मेन इंडस्ट्री क्या है? टेक्सटाइल, ओके। और मेन क्या है? फूड। ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। और उसमें आता है टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, किसमें? फूड में, टेक्सटाइल में और बाकी चीज़ों में। और इसके अलावा इनोवेशन, हमारी इनोवेशन क्या क्या है? हम टोटली डिपेंड कर रहे हैं फॉरेन इक्विपमेंट के ऊपर, या आगे हम खुद भी अपने इक्विपमेंट बना रहे हैं, ठीक है। जो मेजर इनिशिएटिव है ना डिफरेंट सिटी में जो हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया, सिटी हो गया, इनमें हुए हैं ना, वो आपने ना पॉइंट निकालने हैं। और ये आपको मिलेंगे ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल मीन आपने जब न्यूज़ देखनी है, आपने जब एक दूसरे से बातें करके जब उनसे थोड़ी सी आपकी कन्वर्सेशन होगी, और आपने वहाँ से इंफॉर्मेशन रॉ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। आपने रॉ डेटा उठाना है। रॉ डेटा उठाने के बाद वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो उठाने के बाद आपने वेरीफाई करनी है इंटरनेट पे, ठीक है, थ्रू सम सोर्सेस। फिर उसको आपने पुटअप करना है अपनी फैक्ट बुक में, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप आ गई, फिर टूरिज़्म आ गया। टूरिज़्म में आपको पता ही है कि हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा कमा के देती है और डॉलर में कमा के देती है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, हमारा मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है? आया कि मीडिया नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है या पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है? ये पूरा का पूरा इसके ऊपर ऐसे बन जाएगा। सोशल मीडिया पूरा का पूरा ऐसे बन जाएगा। सोशल मीडिया पॉजिटिव, नेगेटिव,
इम्पैक्ट ऑफ यूथ, इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड। आजकल जैसे कि आपको पता है वो पबजी के ऊपर थोड़ा सा अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ सुन रहा था कि पबजी लड़का खेल रहा है, ठीक है, उसने वो इतना अग्रेसिव हुआ है, उसने अपने दोस्त को गोली मार दी। ओके, ये चीज़ें मतलब आपने थोड़ा सा माइंड में रखनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, चैट जीपीटी, ओके, कितना काम कर रही है। फ़ोटोशॉप के ऊपर आप इसको आप इसकी इसकी एक्सटेंशन को इन कर सकते हो, पावर पॉइंट के ऊपर इन कर सकते हो, एक्सेल के ऊपर इन कर सकते हो। और इसके अलावा हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक है, बहुत सी चीज़ें हैं, ये आपने अपने माइंड में रखनी है। जो इनिशियल है वो वाली चीज़ें बस अपने माइंड में रखिएगा। डिजिटलाइजेशन, आजकल हमारा मुल्क डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें जो तरक्की है, ये वो कोविड-19 इसको तरक्की दे के गया है। पहले भी थी नो डाउट, लेकिन अभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन होना शुरू हुए हैं। आगे कंपैरिजन ग्लोबल कम्युनिटी के साथ कंपैरिजन करना है कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं और हमारी जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो कहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। हम टोटली डिपेंड कर रहे हैं जो फॉरेन चिप है, और चाइना भी ऐसे ही कर रहा है। चाइना भी यूएस से चिप मंगवाता है, ठीक है, और वहाँ से उसको असेंबल करता है और लॉन्च कर देता है। जैसे कि आपको पता है अभी आईफोन जितने हैं वो चाइना में असेंबल हो रहे हैं। चिप आती है बाहर से, चाइना में असेंबल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। आपके पास भी आईफोन होगा, चेक करें, उसकी बैक पे या तो कैलिफोर्निया लिखा होगा या मेड इन असेंबल इन चाइना लिखा होगा। आगे पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में एक डेमोक्रेसी, पॉपुलिज्म, प्रोविजनल डिस्कॉर्ड, कंपैरिजन ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल, नेशनल यूनिटी। अभी डेमोक्रेसी, इसमें थोड़ा सा ना आर्टिकल आपने आयन के 1973 के थोड़े से वो डाल देने, ठीक है। और डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा ना बताना है कि डेमोक्रेसी क्या है, कैसे रूल्स रेगुलेशन, कैसे वोटिंग होती है, कैसे इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट, कैसे पीएम इलेक्ट होता है, कैसे इसको जो अभी इमरान खान डी सीट हुआ है 95 आर्टिकल 95 आई थिंक सो, आर्टिकल 95 के तहत डी सीट हुआ है। आर्टिकल 52 क्या है, आर्टिकल 58 क्या है, ठीक है, आर्टिकल 161 क्या है, आर्टिकल 160 क्या है, आर्टिकल 141 क्या है, आर्टिकल 140 क्या है, ओके। और गवर्नेंस रूल्स, ये सारी चीज़ें आपने अपने ये वाली चीज़ें इसमें मेंशन करनी है, वो अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। और अक्सर ये पाकिस्तान के पेपर में ये सवाल आता है कि कंपेयर द प्रोविंशियल एंड फेडरल लेवल एक्टिविटीज़। मीन्स ऐसा वैसा कुछ सवाल आएगा आपको कि आपने कंट्रास्ट बताना है इनका कि भाई फेडरल और प्रोविंशियल का आपस में रिलेशन क्या है और कंट्रास्ट क्या है, ठीक है। ये वाली चीज़ें ये उसमें पॉलिटिक्स में आ जाएगी। जब आप ये सारे के सारे फैक्ट्स वो लिखेंगे देन आपको पता चलेगा कि ये वाली चीज़ें हमारे किस किस सवाल में बेनिफिट होंगी। आप यकीन करें, एक बार आपके पास फैक्ट्स होगा ना तो आपके लिए एक पैराग्राफ बनाना मुश्किल नहीं होगा। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग सीएसएस में सिर्फ हमारे कान और आँख खुले नहीं रहते, ठीक है। हमारे कान कहीं और होते हैं और आंखें कहीं और होती हैं और दिमाग कहीं और गया होता है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जेंडर स्टडी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा ये क्या चीज़ है। और वो अगर वाकई में उन्होंने जेंडर स्टडी अच्छी की है, मैंने जेंडर स्टडी का पेपर दिया था, मेरे 65 मार्क्स आए थे। मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ लगती थी, बहुत ज़्यादा टफ लगती थी, लेकिन हल्की फुल्की मैं करता 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 फैक्ट्स बनाए, इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च की, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो मैंने अच्छे मार्क्स से ये वाला क्लियर कर लिया। आगे जेंडर रिलेटेड इशू, इक्वालिटी इनिशिएटिव है लोकल ग्लोबल लेवल, ये सारी चीज़ें ना आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें मेंशन करनी है। सोशल इशू, पॉवर्टी मेन इशू है हमारा, करप्शन भी आजकल कोर एंडिंग पे है। ह्यूमन इक्वालिटी, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभी ये इसके ऊपर आर्टिकल है, आइन का आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कीजिएगा, आर्टिकल क्या है इसका। उसके बाद मूवमेंट में असेंबली भी आ जाता है। ये आर्टिकल 8 से लेकर ना जो 28 है ना, ये आपको तो फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, और कहीं भी आपको पता चले ना कि यार यहाँ पर हमारी इज्जत और वक़ार की बातें हो रही हैं, तो हम बताएंगे भाई इधर आओ भाई, हमारे आइन में ये लिखा गया है, मुझे ये चीज़ करने का हक है, तो आप ये हक ना मुझसे छीनो, ओके। उसके अलावा क्रिमिनल जस्टिस, ये सारी चीज़ें होंगी। मेजर इंटरनेशनल इश्यूज एंड पाकिस्तान फॉरेन रिलेशन, उसमें यूएन नेशन आ जाएगा। अभी यूएन नेशन के ऊपर बहुत एक पूरा का पूरा ऐसे क्या एक पूरी की पूरी बुक लिखी जा सकती है कि वो कैसे फेल हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान
कश्मीर का जो मसला था उसको रिज़ॉल्व करने में। क्या-क्या ड्रॉबैक रही हैं, क्या-क्या चीज़ें रही हैं, उसका जो चार्टर है वो क्या कर रहा है, जो उसके जो विंग है वो क्या कर रहे हैं, जो जो परमानेंट P5 है वो क्या कर रहे हैं, आया कि इंडिया परमानेंट मेंबरशिप वो ले सकेगा। ये सारी चीज़ें ना वो यूएन के आप थोड़ा सा चार्टर इसको पढ़ेंगे ना, या विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अखबार या कुछ भी चीज़ें पढ़ेंगे तो वो ये आपको ना बेनिफिट देगा। आजकल जो हमारे जो सीनियर वो एमसी जब करने जाते हैं या वो डिफरेंट कोर्सेज करने जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि फंडिंग फंडिंग जो कर रहा होता है वो कोई और कंट्री कर रही होती है, ऑर्गेनाइज़ जो कर रहा होता है वो यूएन कर रहा होता है, और यहाँ पर जो हमारे मुल्क में जो उसकी जो एक्टिविटी को लुक आफ्टर कर रहा है वो कोई और कर रहा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा। अगर रिलेशन अमंग लीडिंग कंट्री, अज़रबैजान के साथ अभी रिलेशन हमारा पीएम के हैं, टर्की के साथ हो गया, रशिया के साथ हो गया, चाइना के साथ हो गया, ईरान, अफ़गानिस्तान, उसके अलावा लिबिया, ये सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये यूएई, ये थोड़ा-सा ना माइंड में रखिएगा कि इनके साथ हमारा जो रिलेशन है वो किस हद तक है, और ऐसा क्या-क्या मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे एमओयू साइन हुए हैं जो हमारे कंट्री के लिए या बेस्ट हैं, ठीक है। और इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन, रीजनल पॉलिटिक्स डायनामिक, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है। आगे एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, अब इसमें इस्लामोफोबिया 15 मार्च याद आ जाता है हमें, ठीक है। इस्लामोफोबिया के ऊपर तो हम बहुत प्यारा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, और लास्ट टाइम ये 2021 में ये ऐसे भी आया था इस्लामोफोबिया के ऊपर, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज की थी, लेकिन काफ़ी अच्छा लोगों ने मतलब इसमें लड़के पास हुए हैं। और लेकिन फैक्ट्स, अगर फैक्ट्स होंगे देन आप इसको मूव ऑन कर सकते हो। माइनॉरिटी राइट्स, हमारे पाकिस्तान में माइनॉरिटी की क्या क्या राइट्स हैं, यूएन कौन कौन से राइट्स देता है, ठीक है, हमारा इस्लाम कौन कौन से राइट देता है, ये वाली चीज़ें देखनी है। आगे स्टैंड्स ऑफ पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान के इनिशिएटिव क्या है, माइनॉरिटी को वो हक देता है। वर्ड्स के इनिशिएटिव क्या है, ऑस्ट्रेलिया में ब्रेंडन टैरेंट ने जो क्रॉस चर्च में जो हमला किया, उसके बाद उन्होंने कि हमारी जो ग्लोबल कम्युनिटी है उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया। इज़राइल पैलेस्ताइन पे कंटिन्यू हमले करता आ रहा है, कंटिन्यू वो ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन करता आ रहा है। यूएस ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन की इसके ऊपर क्यों खामोश बैठी है, हमारे जो बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इसके ऊपर क्यों खामोश बैठी है, ये कभी इसके ऊपर कभी माइंड गया है? अगर गया है देन वेल एंड गुड है, लेकिन अगर गया है उसके अलावा आपको फैक्ट्स नहीं पता, फिर थोड़ा सा आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इस चीज़ों को देखिएगा। स्टांस ऑफ पाकिस्तान एंड वर्ल्ड, ठीक है, पाकिस्तान क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, क्राइसिस ही क्राइसिस, ठीक है। आप ब्यूरोक्रेट्स बन जाएंगे, फिर इंशाल्लाह 1 2 या 3 4 साल आपने फुल दबंग वाली एक्टिंग करनी है, फुल दबंग बन के रहना है, भाई मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, और फिर बस जब आपको जो सिस्टम आपको फिर बिठाना शुरू करेगा, फिर आप थोड़ा सा खुद को कहेंगे कि यार बस अभी हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, लेकिन फिर भी ये चीज़ें कवर की जा सकती हैं। और अगर एक बंदा खामोश है तो इट डज़ नॉट मीन कि हमें भी खामोश होना चाहिए, हमें इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। ये थे हमारे फैक्ट्स बुक, और आज के लिए ही मैं यही कहूँगा कि आज के बस आप लोग इसी को फॉलो करें और कोशिश करें कि ये चीज़ें आप ना अंडर एस्टिमेट ना करें। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप सब लोग गवर्नमेंट सेक्टर पे इन हो जाएं, क्योंकि मुझे पता है गवर्नमेंट सेक्टर में यकीन करें बड़ा सुकून होता है। बस यही मैं कहूँगा कि आप चिल माहौल में होते हो, चिल माहौल, ज़्यादा काम नहीं होता। आप प्राइवेट सेक्टर में आप ड्यूटी कर रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि एक बार या 1 महीना आप गवर्नमेंट सेक्टर पे ड्यूटी करके देख लें, आप प्राइवेट सेक्टर को भूल जाएंगे, ठीक है। और जॉब सिक्योरिटी होती है, और बहुत से बाकी जो रिम्यूनरेशन होती है, और बहुत सी हमारे चीज़ें मिलती हैं। तो और एक वन मोर थिंग, ज़रूरी नहीं है कि CSS और PMS को में ही पास होना है, क्योंकि उन्होंने रेशो बनाई है, जैसे कि आजकल अभी रेशो 2.5 आई थिंक से 2.57 इतनी रेशो में बच्चे पास हुए हैं, तो मीन्स ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पास हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो बच्चा CSS और PMS की तैयारी तवज्जो से कर रहा है ना, उसके लिए जो 1 डे एग्ज़ाम के पेपर हैं FPSC PPSC वो मुश्किल नहीं है, वो इजीली वो टैकल कर सकता है, ठीक है।
और अभी रिसेंटली हमारे दोस्त हैं पीएसपी में वो एएसपी आए हैं, तो इंडक्ट हो गए हैं इसमें एफआईए में, डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है। तो एक लड़का एफपीएससी के थ्रू गया है, एफपीएससी में वो असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का पेपर था, वहाँ से पास हुआ है, वो आगे चला गया है एफआईए में। अब कुछ देर बाद उनकी पोस्टिंग मीन दोनों का ना रैंक ऑलमोस्ट सेम हो गया है, तो वहाँ से पता चला कि यार एक जो पीएसपी वाला लड़का है वो भी उधर ही बैठा हुआ है, जो एफपीएससी के थ्रू गया है वन डे एग्ज़ाम करके वो भी उधर ही बैठा हुआ है। मीन्स के आपको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार अगर पीएमएस या सीएसएस हमारा पास नहीं होगा तो देन हम कुछ भी नहीं है, हम ख़त्म हो जाएंगे। तो नहीं, ये माइंड में नहीं रखिएगा। सबसे पहले आपने मेहनत खुद करनी है, बाकी अल्लाह पे छोड़ देना है। अल्लाह जो करेगा आपके लिए वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतर ही रहेगा और बेहतर होगा।